Defeat, my defeat, my solitude and my aloofness. You are dearer to me than 1,000 triumphs, and sweeter to my heart than all world glory. Defeat, my shining sword and shield. In your eyes I have read that to be enthroned is to be enslaved, and to be understood is to be leveled down, and to be grasped is but to reach one's fullness, and like a ripe fruit to fall and be consumed. Defeat, my bold companion. You shall hear my songs and my cries and my silences, and none but you shall speak to me of the beating of wings and urging of seas, and of mountains that burn in the night. And you alone shall climb my steep and rocky soul. Defeat, my deathless courage. You and I shall laugh together with the storm, and together we shall dig graves for all that die in us, and we shall stand in the sun with a will, and we shall be dangerous. Defeat by Khalil Gibran. डिफीट मेरी जिंदगी का और गिबरान का पहला हैंडशेक है। कि मैं ध्वनि को आपसे मिलने के बाद सुनना चालू कर चुका हूँ, और मेरे लिए ये बहुत बहुत नंबर 1 तो प्रिविलेज है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इससे पहले इस बारे में हमने कभी बात नहीं की, और शायद ध्वनि नहीं होता तो हम ये नहीं कर रहे होते। तो क्योंकि हम एक आध बार कॉल पे बात कर लेते, पर एक दूसरे को समझने वाली बात शायद ध्वनि ही दे रहा है हमको प्लेटफॉर्म उसके लिए। तो ध्वनि पे आई मीन कॉन्ग्रेचुलेशन तो आपको तो है ही उस चीज़ का, एंड थैंक्स भाई। दिस इज समथिंग तो मैं तो बहुत लुकअप कर रहा हूँ कि आपके पिछले एपिसोड्स को देख के कि अब जो कंटेंट आने वाला है उसमें और मजा कैसे आएगी। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत प्रेशर वाली चीज़ भी है, बट ये बहुत सही प्रेशर है जो चाहिए शायद। सही, आप लेवल पे रखिए प्रेशर, मैं दे रहा हूँ आपको। हाँ। मेरा नाम है पार्थ और आप सुन रहे हैं ध्वनि। शुरुआत में जो पोएम सुनी आपने आकाश से, उसका टाइटल भले ही आपको थोड़ा सैड लगे, बट जो बात है वो बहुत होपफुल है, और इसी होप की बात हमने पिछले एपिसोड में करी थी आकाश के साथ, और इस एपिसोड में हम थोड़ी और डेप्थ में जा रहे हैं काम को लेके, वर्क एथिक्स को लेके, और कैसे हर एक तरीके का काम कहीं ना कहीं एक लेवल का होता है, खास करके जब वैल्यूज़ की बात होती है। आकाश और मैं बात कर रहे हैं कला और क्रिएटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में। चूंकि आकाश का डोमेन फिल्म्स और सिनेमा के इर्द गिर्द घूमता है तो वो उसकी बातें कर रहे हैं, परसिवरेंस की बात है, परसिस्टेंस की बात है, और कैसे डॉट्स कनेक्ट होती हैं लॉन्ग टर्म पे। और इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करते हुए आकाश एक किस्से के बारे में बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत पसंद आएगा, तो एंड तक सुनना मत भूलिएगा। एंड तक सुनना और भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आकाश वर्ल्ड सिनेमा के बहुत सारे रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, और इसी के चलते मैंने और आकाश ने आप श्रोताओं के लिए एक कोलैबोरेशन प्लान किया है जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। उसकी सारी डिटेल्स शो नोट्स में भी मिलेंगी, और अगर आप एंड तक सुने तो आपको सुनने को भी मिलेगा। तो प्लीज एंड तक जरूर सुनिएगा आज का एपिसोड। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2 वर्ल्ड सिनेमा विद आकाश अजय। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो मुंबई उसका एक हब है, तो वहाँ रह के आप सीख सकते हो चीज़ें। जैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको दिल्ली में शायद रहना पड़े, बिल्कुल। अगर आपको पॉलिटिकली कुछ अपने को स्ट्रॉन्ग करना है तो बनाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो शायद दिल्ली जाओगे आप, बिल्कुल सही। अगर हिंदी बेल्ट से आते हो अब तो वैसे ही अगर एक हम एनालॉजी लेके बोले कि मुंबई में रहना जरूरी है, समझना जरूरी, लोगों से बात करनी जरूरी है, तो व्हाट मेड यू कम बैक? ऐसा कोई अगर कोई इंसिडेंट्स है, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कलेक्ट होती गई, उसको एक जेनरिक टर्म्स में यू कैन टेल
टेल अस। जिस दिन से वो डिसीजन लिया है, एवरी डे हैज बीन अ फाइट ऑफ सम काइंड। पर एक ये डिटर्मिनेशन जरूर है कि नाउ यू आर फाइटिंग एवरी आर्ग्यूमेंट कमिंग योर वे, सेइंग कि नहीं दिस वाज अ बैड डिसीजन, एंड वो एक जरूर बना हुआ है। ऐसा क्या था, कह लीजिए बहुत कुछ तो कलेक्टिव था, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटिवेशन जो है वो डाउन कर दिया था मैं जब वो डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था। लेकिन उसके अलावा भी वहाँ की प्रैक्टिसेस देख के ऐसा लगता था कि नहीं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। जिस तरह से वहाँ पे चीजों को कराया जा रहा था, सिर्फ मेरे ही नहीं बाकियों के लिए भी। और ये देख के और बुरा लगता है क्योंकि कंपटीशन इतना कट थ्रोट है दैट पीपल आर रेडी टू गिव इन लाइक दैट, टू स्टूप डाउन, जो कि करना नहीं चाहिए। बिल्कुल। आप, ये बहुत बड़ी बात है भाई। आप अगर, और मैं ये बिल्कुल उससे नहीं कह रहा हूँ कि यू नो बिकॉज देयर आर पीपल हु हैव, मैं किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, नहीं समझ मैं आपको, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आप अगर एचआर मिनिस्ट्री के नॉर्म्स और वेजेस और 10 चीजें उठा के देख लें कि आम आदमी को हिंदुस्तान में काम कर रहा है तो कितने पैसे मिलने चाहिए, कि अगर नॉर्म्स पढ़ लें तो उससे भी कम पे कई बड़े बड़े फिल्म स्कूल से निकले हुए इंटर्न्स काम कर रहे हैं, कई बड़े बड़े लोग जो कि अच्छी एजुकेशन ले चुके हैं, वो भी वहां जाके ऐसे ऐसे अमाउंट्स पे काम कर रहे हैं दैट it has become such a diluted place that no matter आप कितने talented हो। ये सिनेरियो खराब करने वाली बात है ना यार। हाँ? आप एग्जैक्टली मैं लिंक कर सकता हूँ उस बात से कि जहाँ इंटर्न्स की जो बात कर रहे हो, तो ये हर इंडस्ट्री का एक पहलू है, शायद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा बड़ा हो जाता है कि फ्री में काम करवाना चाहते हैं लोग एक तो अक्सर। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने नहीं किया ये, कि मैं इसका हिस्सा नहीं था दोनों एंड से, कि मैंने करवाने की भी कोशिश करी हो और करा भी हो मैंने, जस्ट टू लेटर रियलाइज कि नहीं करना चाहिए था यार, ये वैल्यूज के अगेंस्ट हो गया मेरी। वर्क एथिक्स मेरे को लगता है कि दिस इज कनेक्टेड फॉर मी टू वर्क एथिक्स। बिल्कुल। बट मैं आपको एक बात प्राउडली बताना चाहता हूँ, ये कि कभी भी मैंने अगर अपने से जूनियर को अपने रिकमेंडेशन से काम दिलवाया है या अपने ही सेट पे बुलाया है, तो आई हैव मेड श्योर कि उनको कुछ तो मिले, क्योंकि एक फाइट है जो मैं लड़ रहा हूँ, ये मेरी फाइट है और ये जो है वो मेरे ऊपर आ रहा है। पर अगर मेरे थ्रू कोई आए तो वो सेम फेट ना हो उसका। इसीलिए कई बार कई थिएटर के लोग थे जिनको मैंने कोशिश करके एक एड में काम किया हम लोगों ने साथ में, और वो प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं है, वो लोग पढ़ते थे, लेकिन जब उस एड पे वो लोग एज एक्टर्स अगर आप सेट पे हो, सो नो मैटर व्हाट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, देयर इज एन अमाउंट दैट द प्रोडक्शन हैज डिसाइडेड ऑलरेडी, जो कि आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, ये प्रेसिडेंस सेट करना बहुत जरूरी है। जो तुमने बात बोली ना कि मेरे को पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है या मेरे जैसे लोगों के साथ क्या होता है, और अब मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। फ्रॉम मी, एटलीस्ट फ्रॉम मी द चेंज स्टार्ट्स टुडे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। हाँ, वन फिश एट अ टाइम वाली थ्योरी है। कि आप पूरे समंदर को तो नहीं बचा सकते, लेकिन अपना तो कर ही सकते हो। अपना तो कर ही सकते हैं, और वो उतना ही है। ये विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब ये मैं चाहता हूँ लोग सुने इस बात को, समझे इस चीज। बिल्कुल सुने। और मुझे बहुत प्रीची लगता है कभी कभी, मुझे भी पता है कि ये बहुत फिलोसॉफिकल हो जाता है, पर जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम अगर उसकी गलत सही को छोड़ दें अभी के लिए, तो कि उस दिन जब मैं ये स्टेप ले रहा था, ऑब्वियसली मैं नहीं सोच रहा था कि इसका मैं कहीं बात करूंगा इस बारे में या कुछ होगा, लेकिन मुझे जरूर ये बात बताना जरूरी है आज कि अगर कहीं भी ऐसा हो रहा है तो आपको उसको कर्ब करना चाहिए, एटलीस्ट अपने लेवल पे, अपने जहन, अपने जमीर के लिए, बिकॉज नो फाइट इज वॉन इन अ डे। बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ उसे हुए कुछ 4 साल हो चुके होंगे, लेकिन उस वक्त किया था तो मुझे आज भी उसका भरोसा है। इनफैक्ट वो लोग जिनके साथ ये हुआ था और जिनके लिए किया था वो आज भी जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जो नेटवर्किंग की बात करी जाती है हर लेवल पे लाइफ के, कि बेटा बना के रखो कॉन्टैक्ट्स और ऐसा वैसा नेटवर्किंग करते रहो। दिस इज द रियल फॉर्म ऑफ दैट थिंग। बिल्कुल कि नेटवर्किंग ठीक है, आप जुगाड़बाजी कर लोगे, कहीं किसी से मिल जाओगे, किसी से कोई फेवर मांग लोगे, बट यहाँ आती है काम ये सब वैल्यूज। जब आप कभी किसी को पूरा अपना ऑनेस्टी देते हो ना, तो वो ऑनेस्टी वापस मिलती है किसी ना किसी लेवल से। ये लोग समझते ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उनको सेट पे डांट नहीं पड़ी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम खराब किया। बिल्कुल उनके साथ पूरी स्क्रूटनी हुई है, हर तरह की, पसीने छोड़ दिए हैं, डायरेक्टर ने चिल्ला की जान ले ली होगी, सब हुआ है। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप बोलते हैं तो भाई आप आए थे, आपका प्रोडक्शन ने इतना कॉस्ट बनाया हुआ है, सीधी बात, ये आप रख के जा सकते हैं।
सीधी बात। और उन्हीं चीजों के चलते लगा कि नहीं, हम्म बम्बई से बाहर आना चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि बम्बई से बाहर आके यहाँ पे जब मैंने कोशिश करी कि छोटे मोटे कुछ चालू करें, कुछ छोटे वीडियोस बना लें या कुछ भी, तो यहाँ पे जो लोग मिले, और वो बिल्कुल नए लोग थे, इन्हें मैं इससे पहले कभी नहीं मिला था, पर वो बिल्कुल नए लोग जो कि कोलैबोरेशन के भूखे हैं। बताओ, उनको जरिया दे रहे हो यार तुम। कोई भी नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी भूख थी। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कैपेसिटी हो तेरी। मैं ये बता रहा हूँ ना कि मेरे को ऐसा दिखता है ना कि अरे कोई मैं भले ही बात ना करूँ उस इंसान से, ठीक है, कल को जैसे यू टोल्ड मी अबाउट दिस स्टार्टअप, ठीक है, सिनेमाप्रेन्योर्स। अब मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा कल हो सकता हो अगले आने वाले टाइम में कोई इससे लिंक हो भी ना, बट उम्मीद तो जागती है ना यार। बिल्कुल है कि है कुछ ऐसा, कोई कर रहा है कुछ ऐसा, तो एक कम से कम मेरे को ये लगता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ। अब आप सोचिए 2021 में लोगों को ये एम्बिग्विटी थी, एमेच्योर फिल्म मेकर्स को ये एम्बिग्विटी थी कि हम अगर फिल्म बना भी दें तो जाएगी कहाँ जाएगी। ये 2021 की एम्बिग्विटी है। हाँ। लेकिन अब एक प्लेटफॉर्म आ गया है, तो आपके पास एटलीस्ट एक बास्केट तो है बॉल फेंकने के लिए। वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो कोलैबोरेशन तू करे ना करे कल को, बट एक कम से कम सोचने का रूम तो मिला लोगों को कि अच्छा हाँ हो रहा है ऐसा, मेरे शहर में भी हो रहा है ऐसा। बिल्कुल। और अब इसका शहर गांव से कोई लेना देना नहीं है। अब सिंपली अगर आप फिल्म मेकर हैं, हाँ। और आप अगर एक कहानी बयां कर सकते हैं फिल्मों के जरिए, हाँ। तो आ जाइए। बहुत सही। वो बहुत बढ़िया बात है वैसे। ये मेरे ख्याल से ये जो भी जितने भी लोगों को ये बात पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा को पहुंचे, आई होप उनके लिए ये कॉल टू एक्शन भी है कि भाई आकाश अजय से आके बात करें एक बार, कुछ भी आपके जहन में हो, है ना। बिल्कुल। और हम तो कोलैबोरेशन के भूखे लोग हैं, जितने आर्टिस्ट मौजूद हैं। मैं ये सिर्फ आपको ही नहीं, मैं सबको भी कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो कि चैलेंजिंग है, जो कि लगता है आपको कि ये रोज नहीं बन रहा और इसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है, तो फिर तो जरूर आइए। क्योंकि आप किसी के भी पास चले जाएं, बड़े से बड़े के पास, अगर आप उसको अननेचुरल या आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ दे सकते हैं, तो वो सारा पैसा एक तरफ रख के आपके साथ काम करने को राजी हो जाएगा। सही बात है। कोलैबोरेशन की का मैजिक वही है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और उससे जिंदा रखना तो आर्टिस्ट का काम है, मुझे लगता है। बिल्कुल। और मुकम्मल होती हैं चीजें। ये भरोसा रखना भी बहुत जरूरी है कि आज नहीं कल आप शिद्दत से करते रहोगे तो मुकम्मल होंगी चीजें। ये बहुत क्लीशेड बात भी है यार, बात भी है, हाँ, पर ये सच है। दिस इज फंडामेंटल है, ये सच है। हाँ, वही जो बात कह रहे थे ना कि गिरे उठे झाड़ा घुटनों को और करते रहो, हील अप करो अपने आप को उसी प्रोसेस में, फिर आगे चोट खाओ, फिर हील अप करो, आगे बढ़ते रहो। एक दिन होता है ना कि इतना रगड़ जाती हैं चीजें। मैं बताता हूँ एक बड़ा अच्छा मेरे को एग्जांपल लगता है, ये छोटी छोटी बातें हैं। गिटार बजाता हूँ मैं, ठीक है, तो ये उंगलियां, ये जो उंगलियां हैं ये वाली, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से फ्रेट पकड़ते हैं, इस हाथ से वो बजाते हैं, अपना स्ट्रिंग्स स्ट्रमिंग करते हैं। बिल्कुल। तो क्या होता है कि ये एक तरीका होता है टीचर को चेक करने के लिए कि कितनी प्रैक्टिस कर रहा है बच्चा। तो आके आपकी उंगलियां चेक करेगा कि अच्छा अभी भी इतनी सॉफ्ट हैं, तो मतलब प्रैक्टिस नहीं हो रही है। और मैं तेरे को बता रहा हूँ ये बात कि आज की तारीख में ना मेरी इन टिप्स से बड़े लोगों को दुख होता है इस बात का, पता नहीं क्यों। इन टिप्स से फीलिंग्स जा चुकी है, डेड हो चुकी है फीलिंग्स। इट इज नम नाउ, इवन इफ आई गेट बर्न्ट हियर तो मेरे को पता ही नहीं चलता, क्योंकि एकदम वो हो चुकी है। बट ये इतनी कमाल की बात लगती है ना मेरे को, क्योंकि इन टिप्स का उस गिटार बजाने से अलावा शायद और कोई अच्छा काम नहीं था लाइफ में, इन फिंगर टिप्स का। बिल्कुल। तो मैं खुशी इस फीलिंग को गिव अप करने के लिए तैयार हूँ। नंब है तो नंब सही। इनफैक्ट आपको तो प्राउड होना चाहिए। प्राउड हूँ मैं इस चीज के लिए। एग्जैक्टली मैं ये बात कह रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि और ये मुझे लगता है हर आर्टिस्ट के लिए, एक बेली डांसर के लिए अगर उसके पैरों में मोच नहीं आई तो क्या बेली डांस, क्या फिर क्या, वही सही बात है, क्या और ये हर आर्ट के साथ है, हर आर्ट के साथ है। सही बात कि मैंने ये बात कहीं सुनी थी कि अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हैं, और किसी आर्ट फॉर्म के लिए या किसी भी डांस के लिए व्हाटएवर, अगर आप उस चीज के लिए पैशनेट हैं, तो वो आपके फिजिकल में कहीं ना कहीं दिखने लग जाता है। बिल्कुल, बहुत सही बात है। मतलब वो चीज आपके अंदर, और आपको चोट पहुंचाती है। इट इज नॉट अ गुड, इट इज नॉट समथिंग दैट इज शाइनिंग इनफ कि वो देख के कोई बोले वाह, बट वो एक मार्क ऑफ ग्लोरी, एक स्कार ऑफ ग्लोरी जैसा होता है। स्कार जैसा है, एग्जैक्टली। बहुत प्यारी बात है, बहुत सही बात है। उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है कि ये बहुत लोग नहीं चाहते हैं वो होना, पता है, नहीं, दर्द होता है यार उंगलियों में, नहीं करना। लोग वहां जाके तो पीछे हटते हैं, वहीं से पीछे आ जाते हैं। जब वो भूत कॉन्जर होने लगता है ना, तब सही बात है। तो फिर फट लेती है लोगों की उस समय। सही बात है। तब लगता है कि, पर एक्चुअली वो टेस्ट है, मुझे लगता है आपका
वो टेस्ट है कि सही बात है। क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको हार्म करने तो नहीं आए हैं, सही बात है। वो देखे ही जाएगा। तो बिल्कुल, बहुत सही। बहुत लोगों के साथ आप डांसर्स को देखिए, इतने फ्लेक्सिबल पैर हो जाते हैं, जैसे आप बता रहे हैं आपकी फिंगर, बिकॉज नाउ योर बॉडी हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सॉर्ट्स, एंड अनटिल अनलेस आपने अगर वो नहीं किया बीइंग इन एन आर्ट, तो फिर क्या। सही बात है। मेरे और तेरे लिए शायद वैसी बात है क्योंकि हमने सोच लिया ना इन चीज़ों पे बैठ के, और इतना कुछ माथापच्ची हो गई है, बातें लोगों से समझाना, लोगों मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी मेरे को लगती है लोगों को कन्विंस करने में। ऐसी चीज़ जो बाद में मैं रियलाइज़ करता हूँ मैं क्यों कर रहा था, ये क्यों कन्विंस कर रहा था मैं उसको, ज़रूरत नहीं थी इतनी एनर्जी वेस्ट करने की। बट उस प्रोसेस में ये हो जाता है कि आप अपने आप से बहुत सारे संवाद कर बैठते हो उस प्रोसेस में, जो आपको बाद में हेल्प कर देते हैं कि यार इसको जो मैंने इस बंदे को समझाने के लिए जो आर्टिकुलेशन किया था ना, उससे आर्टिकुलेट करना आ गया, इस बात को अगली बार यूज कर लेंगे। है ना? बिल्कुल तो वो बढ़िया रहती है चीज। खैर, तो ये भी बहुत क्लीशेड सी बात है कि जितनी प्रॉब्लम, जितनी तकलीफें दिख रही हैं हमें, शायद उतनी ही अपॉर्चुनिटीज हैं वो, एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। इसके बारे में टेल मी समथिंग, टेल दिल। मेरे पास एक इंसिडेंट है इसके लिए। मैं आपको शेयर करता हूँ ये इंसिडेंट। तो क्या हुआ कि आप मान लीजिए मैं बहुत छोटा रहा तब मैंने एक फिल्म देखी थी, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, और मेरे ख्याल से आपने भी वो फिल्म देखी होगी। बहुत दिल के करीब है वो मूवी मेरे को। बहुत दिल के करीब है वो फिल्म। और जिन्होंने उस फिल्म को उस एज पे देखा है, उनके लिए वो फिल्म बहुत करीब हो जाती है। सही बात है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ उसके साथ ही कि वो पहली फिल्म थी जिसने कुछ तार हिला दिया था, बिल्कुल अंदर से, हैंड्स डाउन ये बात है। और हैंड्स डाउन। तो फिल्म स्कूल में गए, हर जगह पहुंचे, जब भी ये सवाल पूछा गया कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, वैसे तो बड़ा ही बचकाना सवाल है, लेकिन मेरा आंसर हमेशा प्रिपेयर्ड होता था, और वो फिल्म देखने के बाद से आज तक प्रिपेयर्ड है। मैंने कुछ साल झूठ भी बोला है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा, कुछ साल झूठ भी बोला है, नहीं मेरे को ये फिल्म बड़ी पसंद है वो, पर जिस दिन रियलाइज हुआ कि यार उस फिल्म को देखने के बाद ही तो सारा मामला गड़बड़ हो गया। तो वो फिल्म मैं आपको बताता हूँ कि वो फिल्म राजकुमार संतोषी जी ने डायरेक्ट करी थी। ठीक है, खैर हमने जिस उम्र में देखी थी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था किसने डायरेक्ट करी, किसने एक्ट करा, क्या किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो फिल्म कुछ बहुत गहरा छू चुकी थी। उसके अलावा उस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था जो जिसमें हमें इंटरेस्ट आता। हालांकि इतने ही इग्नोरेंस पे, इसी लेवल ऑफ इग्नोरेंस पे मैंने फिल्म स्कूल भी ज्वाइन कर लिया। बस एक इस सवाल का जवाब पक्का हो गया था कि अगर कोई पूछेगा कि फेवरेट फिल्म, तो मैं बोलूंगा द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अब वो उसको अच्छा लगे बुरा लगे, ठीक है, जज ऑल यू वांट, बट अगर आपने पूछा है तो अब मेरा जवाब यही होगा। और मुझे इसकी स्टोरी बताने की जरूरत तो है नहीं। मैं मेरे को लगता है अगर मेरे से कोई सवाल पूछे अब तूने, क्योंकि कीड़ा कर दिया मेरे दिमाग में, तो शायद मेरा भी जवाब यही ही होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैं एक हाई फाई दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो हुआ यूं कि वहां पे जाने के बाद में, और हमारा जो फिल्म स्कूल था वो बम्बई में विस्लिंग वुड्स नाम का जो फिल्म स्कूल है, उसमें कैंपस शेयरिंग में था। विस्लिंग वुड्स नहीं था पर कैंपस शेयरिंग में जरूर था। तो यूं हुआ कि मैंने अपनी लाइफ की पहली फिल्म लिखी, शॉर्ट फिल्म, और लाइफ की पहली शॉर्ट फिल्म वहां पे डायरेक्ट करी, बने। और जब भी हर महीने कोई नया फैकल्टी आता था, कोई नया गेस्ट फैकल्टी आ जाते थे, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, हम बड़े खड़े होके द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, हम अपना ही प्राउड फील कर रहे थे। तो उनका भी ठीक है करके वो चले जाते थे। तो जब मैंने अपनी पहली फिल्म लिख ली और उसको बना लिया हमने, तो हमें पता चला कि एक कंपटीशन आ रहा है, एक फेस्टिवल आ रहा है जिसमें हम अपनी फिल्म भेज सकते हैं। और हमें हमारी डायरेक्टर मैम जो थी कॉलेज की, उन्होंने ही हमें बोला कि एक ये कंपटीशन आ रहा है, तुम्हारी फिल्म बन गई है तो तुम भेज सकते हो। तो हमने वहां पे अपनी फिल्म भेज दी, और वो फिल्म लकीली पहली फिल्म सिलेक्ट हो गई टॉप 10 में। बहुत बढ़िया। तो ये मेरे लिए जितने खुशी की बात नहीं होगी, उससे ज्यादा मेरे बैच के लिए थी, क्योंकि सबने उस पे काम किया था और अब सब हम लोग जा रहे थे एक फिल्म के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। काफी एक्साइटमेंट, क्योंकि स्क्रीन होने वाली है और सब देखने वाले। तो उस जूरी में जिसमें वो फिल्म स्क्रीन होने वाली थी, उसमें टिस्का चोपड़ा जी थी और ऐसी कई तमाम एक्टर्स थे, लेकिन एक राइटर साहब थे जिनका नाम था अंजुम राजापल्ली। अच्छा। और
हम उनको कॉलेज में कई बार देखते थे। हमारे लिए अंजुम राजापल्ली व्हिस्लिंग वुड्स में पढ़ाते थे और हमको ऐसा लगता था कि अरे, क्योंकि हमने बड़ा सुना हुआ था कि अरे अंजुम सर आ रहे हैं। वो कॉलेज में एक फैकल्टी होता है ना जो दूर से आ रहा होता है, तो जो कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट पीपल आर स्टैंडिंग स्ट्रेट, अरे अंजुम सर आ रहे हैं यार। तो उस सेंस में वो थे कि अरे अंजुम सर की क्लास लग जाए तो बहुत अच्छा है। मतलब यू अ पर्सन यू लुक अप टू। हाँ, उस समय पूरा कॉलेज, द एंटायर कॉलेज लुक्ड अप टू मिस्टर अंजुम राजापल्ली। एनीबडी, एनी गेस्ट लेक्चर। और व्हिस्लिंग वुड्स में हमको अलाउड था कि अगर कोई सेलिब्रिटी आके कोई टॉक कर रहा है तो अंजुम सर उनका इंटरव्यू ले रहे होते थे। तो मुझे हमने देखा तो था उनको स्टेज पे इंटरव्यू लेते हुए, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अंजुम सर वहां पे हमारी फिल्म की जूरी में बैठ जाएंगे आके। लेकिन चूंकि वो वहां हमने उनको देखा था इंटरव्यू लेते हुए, हमें लगा था कि अरे अंजुम सर बैठे हैं, अपने ही कॉलेज के हैं, तो हम मिल सकते हैं उनसे। हालांकि मेरी इससे पहले कभी बात नहीं हुई थी उनसे। तो जब वो फिल्म हो गई, वो स्क्रीन हो गई और सब कुछ हो गया, तो जस्ट एज अ कर्टसी हम लोग जाके अंजुम सर से मिले। अच्छा। और हमने कहा सर हमारी फिल्म थी और हम लोग आप ही के कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपको कैसी लगी क्या? तो उन्होंने हमारी फिल्म पे फीडबैक दिया। हालांकि मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने शुरू किया था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह से, राइट, है ना। उसके बाद वो बात आई गई हो गई, हम लोग भी घर चले गए, वो फिल्म और 3-4 फेस्टिवल्स में चल गई और सब हो गया। कुछ दिनों बाद चूंकि वो हमारी फेवरेट फिल्म है, मैंने वो फिल्म एक दिन लगा ली और देख रहे थे, तो हमने कहा देखते हैं। और फिर स्क्रीन पे, हाँ, स्क्रीन पे नाम आता है स्क्रीन राइटर अंजुम राजापल्ली। अरे यार, क्या और बात है ये। हाँ, मेरे अंदर, मुझे पता नहीं था इतने वॉल्केनोज हैं जितने फट गए उस दिन। भाई होगा यार ये। क्योंकि आपने बचपन से जिस फिल्म को देखा है, जिसको प्यार किया है, और अनकॉन्शियसली इग्नोरिंग विद द फैक्ट कि जिसके स्क्रीन राइटर कौन है, क्या है, आप हाथ खड़ा कर करके आप बोल रहे हैं कि ये मेरी फेवरेट फिल्म है, मेरी फेवरेट फिल्म है। और उसी फिल्म के राइटर जिन्होंने वो कहानी लिखी है, वो आपकी फिल्म को जज करते हैं। मेरे लिए बहुत सरियल हो गया था एक पॉइंट पे। बहुत सरियल है यार ये, बहुत सरियल हो गया था कि ये प्यारी बात है कि ये क्या हुआ अभी। और ये भी तब उस डॉट्स कनेक्ट हो गई भाई। हाँ, डॉट्स कनेक्ट हो गई सीधा। एंड हाउ, बिकॉज उस दिन भी नहीं हुए जिस दिन फिल्म स्क्रीन हो रही थी। उस दिन भी अंजुम सर के सामने खड़े होकर मैं एक स्टूडेंट जैसे ही बात कर रहा था, एक रिबेल स्टूडेंट की तरह ही बात कर रहा था। लेकिन जिस दिन उनका नाम उस फिल्म पे, उस स्क्रीन पे दिख गया, उसका कोई बयान नहीं। वो मैं बस समझ सकता हूँ फीलिंग, उसको हम शायद बयान नहीं कर सकते, बिल्कुल बयान नहीं कर सकते। तो वो एक ऐसी चीज है कि ये क्या हुआ, और अगर ये हो सकता है तो फिर मैं क्यों इंडस्ट्री में बैठूं और मैं क्यों इंतजार करूं कुछ होने का। क्योंकि अगर ये हो सकता है तो शायद ऐसा कुछ और भी हो सकता होगा या इससे बेहतर हो सकता होगा। पर वही है, टू नॉट गिव अप। हाँ वही और इससे मैं एक बात और ही जोड़ना चाहता हूँ कि मेरा सवाल यही होने वाला था नेक्स्ट, कि हु डू यू लुक अप टू, और इन अ सरियल वे यू हैव ऑलरेडी डन दैट बहुत बढ़िया तरीके से। बिल्कुल। शोले में फॉर एग्जांपल, शोले के कई लोग आज भी हैं, और आज भी बिहाइंड द स्टेज की बात कर रहा हूँ। जितना कि उसके पर्दे पे रहने वाले आर्टिस्ट फेमस हुए, उतना प्रेज उसके पीछे रहने वालों को मतलब किसी भी फिल्म में शायद ही मिलता हो। और वो फाइट अब बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि रोहित शेट्टी हमेशा अपनी टीम को क्रेडिट देते हैं अपनी फिल्मों में। और ऐसे कई डायरेक्टर्स अब आ गए हैं जो कि ये बात बहुत अच्छे से समझने लग गए हैं कि ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, ये सिर्फ वन मैन शो नहीं हो सकता। क्योंकि आपने अगर एक छोटा सा ताला चाबी का सीक्वेंस भी देखा है जिसमें एक्टर्स ही नहीं है, उस पे भी एटलीस्ट 50 लोग खड़े होंगे। बिल्कुल वो इतनी सी चीज को शूट करने के लिए। उसको एक्नॉलेज अब खैर चालू भी हो गया है, पर अब और करना चाहिए। अब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना ये हमारे लिए भी जरूरी है। हाँ, तो कमिंग बैक टू इफ यू हैव पीपल दैट यू लुक अप टू, एकदम मतलब ऐसा कह सकते हो तुम कि हाँ ये लोग हैं जो मेरे को बहुत उम्मीद देते हैं। तो जैसे कुछ फिल्म मेकर्स मैंने देखे, एक अलेजांद्रो जोदोरोव्स्की नाम के एक चिलियन फिल्म मेकर है, चिलियन फ्रेंच फिल्म मेकर है, और हाल ही में मैं उनकी फिल्में देखना शुरू किया था। लेकिन और हाल ही में मैं आपको ऐसे बताऊं तो जब वर्ल्ड सिनेमा में हम जाते गए और ऐसा लगा कि नहीं और थोड़ा सरियल देखते हैं इसको, या और कोई और सरियल काम कर रहा है क्या, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि
हम लोग क्योंकि डिज़ाइन कॉलेज से हैं और डिज़ाइन कॉलेज में एक समय आया था जब स्टैनली क्यूब्रिक बहुत बहुत सुनने में आते थे। ऐसा लगता था कि स्टैनली क्यूब्रिक ने सर्रियलिज्म में मचा डाली है पूरी। लेकिन स्टैनली क्यूब्रिक की मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा लगता था कि वो बेंचमार्क है सर्रियल फिल्मों के। अ क्लॉकवर्क ऑरेंज जैसी फिल्में बनाने के बाद ऐसा लगता था कि यार ये इतना सर्रियल हो जाए तो बहुत अच्छा है, या स्पेस ऑडिसी देख लो 2001 स्पेस ऑडिसी, तो ऐसा लगता है यार इतना सर्रियल बना लें तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अलेजांद्रो जोदोरोव्स्की कुछ 2 कदम 4 कदम आगे हैं इस सब से। एक एक फ्रेम पेंटिंग है, एक एक फ्रेम में आपको लॉजिक भी मिलता है। और आपको बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूँ, पर मैंने उनकी सिर्फ 2 फिल्में देखी हैं, हालांकि उन्होंने 5-6 फिल्में बनाई हैं, पर सिर्फ 2 फिल्में देखी हैं। 2 फिल्में देखने में मुझे 1 महीना लगा। और आप सोच सकते हैं कि वो फिल्में कितनी हैवी होती हैं, आपको कितना ध्यान रखना पड़ता है कि वो कंज्यूम ना कर जाएं या मिस ना हो जाए कुछ, और मैं मिस ना हो जाए कुछ। तो इतना सरियल मामला, और बहुत प्यार हो गया उन फिल्मों को देख के कि अगर कोई ये कर सकता है, क्योंकि नहीं सोचा था। रिलीजन पे उनके टेक्स किसी अलग लेवल के हैं। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को जिस तरह से उस फिल्मों में दिखाया है वो कुछ अलग है। उन्होंने पॉलिटिक्स, पोप और स्पिरिचुअलिटी की बातें करी हैं, वो कुछ अलग ग्राउंड्स पे है। अजीब है वो, मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। वो आपको देखना पड़ेगा। उनकी एक फिल्म है द होली माउंटेन। यही मैं कहने वाला था कि लिसनर्स के लिए दिस इज आई वांटेड टू मेक इट अ रिकमेंडेशन मेरे लिए, अपने लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कन्विंस हो गया हूँ तेरे पूरे अप्रोच से, जैसे तूने शुरू करा ना पूरा उससे मैं बहुत कन्विंस हो गया हूँ कि अब देखना तो है मेरे को। तो फॉर द लिसनर्स प्लीज टेल द नेम्स ऑफ दीज मूवीज। मैं कुछ नाम बता दे रहा हूँ, पर ये अलेजांद्रो जोदोरोव्स्की मैं एक रिकमेंडेशन जरूर करूंगा कि अगर आप सर्रियल सिनेमा नहीं देखते हैं या आपने सर्रियल सिनेमा में कदम नहीं रखा है तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको पहली बार में समझ में आ जाएगी। मतलब इतना प्री कंसीव्ड नोशंस लेके जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ कि अगर आप ये फिल्में देख रहे थे तो इतने सारे कल्चरल बायसेस को ध्यान में रख के कॉन्शियसली साइड रखना पड़ता है कि वो जो कह रहे हैं वो सीधे सीधे समझ में आ जाए। और वो आई थिंक इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज नॉट समथिंग। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, और बनता है इतना, तो अच्छी चीज के लिए इतना तो बनता है, बिल्कुल बनता है। और अगर कोई भूखा है तो क्यों नहीं देगा इतना कॉस्ट, समय का, एफर्ट का, पेशेंस का। बिल्कुल। तो लेकिन इनके अलावा कुछ मेरे पास नाम है जो जरूर अगर किसी को देखने हैं तो वो कर सकते हैं। कि एक स्पाइक जोन्स और चार्ली कॉफमैन नाम के एक डायरेक्टर डुओ नहीं है, ये राइटर और डायरेक्टर डुओ है। अच्छा। तो कॉफमैन जो है वो लिखते हैं और जोन्स जो है वो डायरेक्टर हैं। अच्छा। ठीक है। तो अगर आप हर जोन्स और कॉफमैन फिल्म है। अच्छा। लेकिन जोन्स और कॉफमैन फिल्म की 2 फिल्में जरूर हैं जो मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूँ उसमें ही देखना चाहिए आपको। जिसमें पहली फिल्म है बीइंग जॉन मैल्कोविच, और बीइंग जॉन मैल्कोविच बहुत ही सुंदर फिल्म है क्योंकि वो एक ऐसी कहानी, मैं अगर बता सकता हूँ तो बिल्कुल, कि वो एक ऑफिस में एक छोटे से कैबिनेट की कहानी है जिसके अंदर लोग जा सकते हैं। लेकिन जब वो उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक बहुत फेमस एक्टर जो कि असली जिंदगी में एक्टर है जॉन मैल्कोविच, उसके दिमाग के अंदर चले गए हैं। एंड नाउ दे कैन कंट्रोल हिम। तो जॉन मैल्कोविच जो एक्टर हैं वो खुद प्ले कर रहे हैं अपना ही रोल, और उनके दिमाग में लोग आते जा रहे हैं और उनसे वो चीजें करवाते जा रहे हैं। सोच कैसे लेते हैं लोग यार ये सब मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है। ये ट्विस्टेड सोच बहुत अच्छी है। क्या बात है। तो बीइंग जॉन मैल्कोविच एक पहली फिल्म है। सेकंड, इसी फिल्म के बाद आई एक फिल्म थी जिसका नाम था अडैप्टेशन। अडैप्टेशन फिल्म मेटा फिल्म्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है। आप अगर मेटा समझते हो तो थोड़ा सा आइडिया है मेरे को। बिल्कुल। तो वो मेटा फिल्म्स का सबसे ये फिल्म इसी फिल्म को लिखने की कहानी है। ओके, समझा। लेकिन वो इतनी सरियल हो जाती है एक पॉइंट बाद कि आपको लगता है कि वो जो लिख रहा है वही वो कर रहा है, और वो किसी और टेंजेंट पे चली जाती है। मैंने आपको इसीलिए बीइंग जॉन मैल्कोविच पहले बताया क्योंकि इसमें कुछ पार्ट जॉन मैल्कोविच का भी है, तो आपको देखना चाहिए। ठीक है। पर ये 2 फिल्में अगर आपको इनको फॉलो करना है तो आप जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी हाल ही में, ईब आलेओ नाम था जिसका। इसके प्रतीक वत्स डायरेक्टर हैं। हिंदुस्तानी फिल्म है, दिल्ली की फिल्म है। ये फिल्म उन लोगों पे है जो कि पार्लियामेंट के आसपास जितना दिल्ली का एरिया है वहां पे एक जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। इस जॉब अपॉर्चुनिटी में इनका काम होता है कि पार्लियामेंट पे जितने बंदर आते हैं आसपास से, इन बंदरों को भगाना। अच्छा। और उनकी लाइफ पे एक फिल्म है ईब आलेओ, जिसने अभी हाल ही में फेस्टिवल्स में बहुत नाम कमाया। अनुराग कश्यप ने बहुत तारीफ करी
हुई इस फिल्म की। अच्छा। तो ये एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है क्योंकि ये उस स्पेस से आता है हिंदुस्तान के जो कि अभी तक टैप नहीं हुआ है। बहुत प्यारी बात। इसके अलावा मेरे पास एक फिल्म है आई लॉस्ट माई बॉडी नाम की, एक फ्रेंच फिल्म है जो कि बहुत सुंदर फिल्म है, और आई लॉस्ट माई बॉडी आपको नेटफ्लिक्स पे भी मिल जाएगी। ठीक है। अगर आपको माइंड बेंडिंग थ्रिलर्स देखने में मजा आता है, अगर कुछ ट्विस्टेड देखने में मजा आता है, तो आप एक मिराज नाम की स्पेनिश फिल्म है जो कि नेटफ्लिक्स पे है, ठीक है, आप वो देख सकते हैं। बहुत सुंदर फिल्म है। बस एक छोटी सी बात ये करना चाहता हूँ मैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रहा था मनी मन कि जैसे मान लो मेरे पास एक किस्सा है, कहानी है, या किसी का किस्सा है जो मैंने सुना कभी, तो क्या यू आर अ पर्सन हु आई कैन कम टू विद दैट कि यार ये मेरे को कल को यार इसकी शॉर्ट मूवी बनाई जा सके अगर, तो यार बड़ा सही होगा। बिल्कुल। अगर किसी के पास एक किस्सा है, क्योंकि बहुत लोगों के पास ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, बिल्कुल सही जो है, शायद बहुत बढ़िया मूवी निकल के आ जाए, बिल्कुल। तो क्या दे कैन कॉन्टैक्ट यू लाइक दैट? बिल्कुल दे कैन कॉन्टैक्ट। इसमें बस एक पॉइंट ये आता है कि कई बार लोग अपनी ही जिंदगी को बयां करना चाहते हैं। राइट। अगर आप अपनी जिंदगी की वो लर्निंग लेके उसको कहीं अडेप्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये स्टेप 1 अगर आप निकाल चुके हैं तो फिर तो आप डेफिनेटली आ सकते हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं भी करें तो ऐसा नहीं है कि हमारे दरवाजे बंद हैं या ऐसा कुछ है, पर हमें उसको सुन के ये समझना पड़ेगा कि आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया है उस सिचुएशन से या उस माइंडसेट से कि मुझे यही सुनाना है, नहीं मुझे यही कहानी सुनानी। अगर उससे कोई ह्यूमन लर्निंग आती है और फिर हम उस ह्यूमन लर्निंग से कुछ और बनाते हैं, तो आप उसको उतना ओपन माइंडेडली आना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने जिस सिचुएशन में उस कहानी को उगाया है वो उसी सिचुएशन में हम सुना दें किसी को। बने, सही बात है, बिल्कुल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझना, ये लोगों को नहीं पता होता है। सही बात। ठीक है। तो एक ये प्री रिक्विजिट्स आ गए, और इसीलिए ये एक इसी बात पे मैं शायद खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी और चीजें होंगी यार जो तेरे को कोलैबोरेशन की तूने बात करी ही है कि भाई लोगों से जुड़ना ही है। बिल्कुल। तो आज ये बात करी है, कल शायद कुछ और बात मेरे को भी थोड़ा शायद एजुकेशन मिलेगा, तो मैं भी थोड़ा और तमीज से सवाल पूछ पाऊंगा तुमसे जो शायद मैं आज ना पूछ पाया हूँ। तो वो सब भी चीजें हैं। और उसके अलावा क्या कुछ आखिरी बात, लास्ट थॉट्स मेरे लिए बस ये हैं कि अगर बोलना चाहते हो तो बोल दो। मुझे तो लगता है मंटो पढ़ लेना चाहिए सबको। राइट कि बोल दो, देखी जाएगी, फिर समझेंगे। पर ये जरूर है कि अगर मैं किसी भी तरह की हेल्प कर सकता हूँ किसी को भी, तो आई एम 100% इन फैक्ट ऑल द मोर अगर काम चैलेंजिंग है तो और बढ़िया, अगर तो और बढ़िया, तो और भी मजेदार। ये जरूर है कि अगर ऐसा लगता है कि काम चैलेंजिंग है, ऐसा लगता है कि ये टेढ़ी खीर है, तो बैठेंगे जरूर। फिर खीर बनाने में बहुत मजा आएगी। उसके टेस्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, पर बनाएंगे, फिर वो कर सकते हैं। मस्त यार, बहुत बढ़िया। थैंक्स यार, बहुत अच्छा लगा बात करके। होपफुली हम ये बातें और करेंगे, और आई होप तेरे को भी अच्छा लगा हो। मुझे बहुत पसंद आया, बहुत मजा आई। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने इतनी बातें शायद ही इससे पहले कहीं की हूँ। ये मैं अपने आप से बात करता रहता हूँ, तो कोई पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, तो आप इंटरप्ट मत करिए। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि कोई लिसनर था इसके पास। बहुत रिलेटेबल बात भाई तूने कही है, तो वेरी नाइस। दिस इज अ वेरी गुड फीडबैक फॉर मी ऑल्सो। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू यार, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस डिस्कशन, एंड होप टू सी यू, होप टू लिसन टू यू मोर, होप टू सी योर वर्क। कितनी सारी इंटरेस्टिंग बातें थी ना। और मेरी तरह शायद आप भी ये सोचें कि मूवीज और सिनेमा की दुनिया इतनी चकाचौंध और ग्लिटरी लगती है दूर से, पर सोचा जाए तो फंडामेंटल लेवल पे काम तो काम ही होता है। और इसी काम को लेके आकाश के अंदर जो जज्बा है, जो पैशन है, वो देखते ही बनता है। तो हमने सोचा क्यों ना जिस मंथली मूवी लॉग की बात आकाश ने पहले एपिसोड में करी थी, जो वो हर महीने की शुरुआत में करते हैं, उसका एक पॉडकास्ट बनाया जाए और अब श्रोताओं के लिए विश्व स्तर के सिनेमा का एक कलेक्शन सा बनाया जाए। इसका कंसेप्चुअलाइजेशन मैंने और आकाश ने शुरू कर दिया है, और जल्द ही हम इसके एपिसोड्स और प्लान के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जिन फिल्मों का जिक्र आज के एपिसोड में आकाश ने किया है, उनके डिटेल्स आपको ध्वनि की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक है dhwani.co.in/cinema with Akash।
इस शो को प्रोड्यूस और होस्ट किया है मैंने, मेरा नाम है पार्थ चौहान। शो का थीम म्यूजिक बनाया है क्यूटिपाई हनी बंच ने और ब्रांडिंग करी है सौम्या गर्ग ने। ध्वनि पॉडकास्ट किसी भी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे सुना जा सकता है, जैसे स्पॉटिफाई, स्टिचर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, अमेजॉन म्यूजिक या कहीं भी जहां पॉडकास्ट सुने जा सकते हो। तो प्लीज जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको अगर ये बातें अच्छी लगी तो औरों को भी सुनाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और आप ध्वनि पॉडकास्ट की वेबसाइट पे जाके इन एपिसोड्स पे कमेंट्स भी डाल सकते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं तो आप मेरे लिए एक चाय या कॉफी खरीद सकते हैं। यू कैन बाय मी अ कॉफी, उसका लिंक शो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली बार तक के लिए हौसला रखिए और उम्मीद जरूर रखिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद, अलविदा, जय हिंद।